Welcome friends, I am Nikhar from Fatma Teachers Training College रांची। फ्रेंड्स हम लोग लगातार एजुकेशन साइकोलॉजी पेपर में डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। हालांकि इन टॉपिक्स का चयन जैक के डीएलएड के सिलेबस के आधार पर किया गया है, लेकिन ये बीएड, एमएड, सीटेट की तैयारी कर रहे और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इसी क्रम में वर्तमान में हम लोग व्यक्तित्व टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनैलिटी पे। और अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। इस क्रम में हमने देखा था विशेष रूप से वंशानुक्रम को, जैविकीय कारकों को और वातावरण को। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वातावरणीय कारकों में जो सामाजिक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, उससे संबंधित चीज़ों को और भी ज़्यादा डिस्कस करने का आग्रह किया है। तो आज का हमारा यह टॉपिक उसी पर आधारित है। ये एक अनौपचारिक टॉपिक के रूप में हम लोग इसे शामिल कर रहे हैं, लेकिन इससे महत्वपूर्ण समझ विकसित होगी जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि किस प्रकार से समाज एक ऐसा फैक्टर बन जाता है जो हमारे व्यक्तित्व को इतने गहराई से प्रभावित करता है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि वातावरण का समाज पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। जिस प्रकार से बहुत सारे कोशिकाओं से, सेल्स से मिलकर हमारा बॉडी बनता है और हम कहते हैं कि सेल हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट है, आधारभूत इकाई है, ठीक उसी तरह समाज की आधारभूत इकाई एक मानव है और मानवों के समूह को या उसके रहने के स्थान को हम लोग समाज कहते हैं। मोटा मोटी समझने के लिए यही तर्क दिया जाता है। तो देखिए, मनुष्य उन्हीं जगहों पर रहता है जो जगह क्लाइमेटिकल उसके रहने के लिए फेवरेबल हो, पर्यावरणीय आधार पर रहने के लिए अनुकूल हो। मानव वहीं पर रहता है। दूसरा, वहाँ का वातावरण जैसा होता है वैसा ही वो वस्त्र धारण करता है। उस वातावरण में जीवित रहने के लिए, उसके साथ एडजस्टमेंट के लिए जिन भोजन सामग्रियों की आवश्यकता उसके शरीर को होती है वो वैसा ही चुनता है। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में रहने के वजह से उसके सोच पर, उसके जीवन के अन्य तौर तरीकों पर वातावरण का प्रभाव गहरे अर्थों में पाया जाता है। तो वातावरण एक मनुष्य के जीवन को आंतरिक गुणों के साथ साथ बाहरी रूप रंग के आधार पर भी प्रभावित करता है। आप देखिएगा, ठंडे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रंग गोरे होते हैं जनरली, और जो विषुवत रेखा के जितना करीब है, इक्वेटर के जितने करीब रहता है, उसका रंग उतना ही डार्क देखा गया है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ये समझ पाए कि वातावरण का एक मनुष्य के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और चूंकि मनुष्य का एक संरचना है, उसकी अपनी बनाई हुई व्यवस्था है समाज, तो समाज के ऊपर भी पर्यावरण का, वातावरण का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। समाज में बेसिकली हम लोग कुछ खास चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं, जैसे परिवार, नातेदारी यानी रिलेशनशिप या किनशिप, उसका पड़ोस यानी उसका नेबरहुड, इसके साथ साथ जो अन्य फॉर्मल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका कल्चर, उसका रिलीजन, इसके साथ साथ वहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था वगैरह दी जा रही है वो सब कुछ, और वहाँ पर संचार या कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के जितने भी साधन हैं, ये सब कुछ। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है वह है परिवार। देखिए, परिवार के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप वहाँ पर देखिए, काफ़ी गहराई से चीज़ें बताई गई हैं।
आप जिस प्रकार के परिवार में जन्म लेते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से आपकी परवरिश होती है और उस मान्यताओं में आप पूरी तरह से रंग जाते हैं। आपके शरीर का जो निर्धारण हो रहा है वो भी आपके परिवार की ही देन है। आप अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य से रंग ग्रहण करते हैं, अपनी कद काठी ग्रहण करते हैं, अपनी लंबाई ग्रहण करते हैं, आंखों का प्रकार, नाकों की बनावट, चेहरे का हुलिया, ये सब कुछ आपके परिवार के, आपके पूर्वज के किसी सदस्य से मैच करता है। आपने वहां से इसे ग्रहण किया है। इसके साथ साथ जिस प्रकार के परिवार में, चाहे वो अमीर परिवार हो, गरीब परिवार हो, शहरी परिवार हो, ग्रामीण परिवार हो, जैसा भी आपका परिवार है उसमें पलने बढ़ने का नतीजा ये होता है कि उन सारे चीज़ों के साथ आप युक्त होकर के बड़े होते हैं जो आपके परिवार में विद्यमान है। जो वहाँ पर मौजूद है वो सारे गुण आप लेकर के विकसित होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वह है नातेदारी, किनशिप। नातेदारी बंध का, नातेदारी समूहों का बहुत बड़ा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। आप किस प्रकार के समाज से बिलोंग करते हैं ये निर्धारित करता है कि आपके नातेदारी का बंधन कैसा होगा। अगर आप पितृसत्तात्मक परिवार से आते हैं, आप अगर संयुक्त परिवार से आते हैं, तो आपके नातेदारी का संबंध भी बिल्कुल उन्हीं चीजों पर आधारित होगा और वहां के लोगों का जैसा व्यवहार होगा, जैसी सोच होगी और उन्होंने जिस प्रकार का माहौल निर्मित किया है, बिल्कुल वो सारे तत्व आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे। आप खुद अपने आप को देखें, आपके सोचने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, आपका व्यवहार या सामाजिक लोगों के साथ मेल जोल का जो तरीका है वह आपने अपने नातेदारी समूह से ही प्राप्त किया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो आपका पड़ोस है, आप इसे परिवेश भी कह सकते हैं, नेबरहुड। इसका प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। कैसे आप किसी भी व्यक्ति को कह देते हैं कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, ये शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं, इन चीजों का निर्धारण आप किस प्रकार कर पाते हैं? उनको देख करके आप सहज रूप में ही यह पता लगा लेते हैं कि इनके रहने का तरीका ऐसा, इनका लुक ऐसा है, इनकी पर्सनैलिटी किसी ग्रामीण व्यक्ति जैसी दिख रही है या इनकी पर्सनैलिटी किसी शहरी व्यक्ति जैसी दिख रही है। तो ये तो बाहरी रूप रंग की बात हुई। इसके साथ साथ जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं वैसा ही व्यवहार भी आपका बन जाता है। गांव में चूंकि जो पड़ोस के साथ आपका संबंध होता है वो नातेदारी संबंधों के आधार पर होता है। प्रायः कुछ परिवारों और कुलों का समावेश होता है कोई गांव, तो वहां पर नजदीकी संबंध देखने के लिए मिलता है। तो वहां के लोगों में जो व्यवहार करने का तरीका होता है वो इन सारे चीजों को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है। लेकिन शहरों में ये सिर्फ औपचारिक संबंध बनकर रह जाता है, तो आपके व्यक्तित्व पर इनकी इतनी गहरी छाप पड़ती है। इसके बाद है सामाजिक संस्थाओं का प्रभाव। देखिए, परिवार भी सामाजिक संस्था है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे हम लोग देखने वाले हैं वैसे संस्थाओं को जो औपचारिक सामाजिक संस्थाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं राजनीतिक संस्थाओं को। आप जिस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करने वाले पार्टी से प्रभावित हैं, आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपके संप्रेषण का माध्यम या संप्रेषण के टेक्निक्स पे इन सारे चीजों का प्रभाव देखा जा सकता है। अगर आप किसी उदारवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं तो आपके काम करने का तरीका, आपका लक्ष्य और आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उसी ओर मुड़ जाती है। अगर आप किसी संकीर्ण विचारधारा से प्रेरित हैं और उसकी ओर अगर अपना झुकाव दिखाते हैं तो आपके व्यक्तित्व पर इसकी भी छाप पड़ती है और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो जो औपचारिक सामाजिक संस्थाएं हैं वह भी हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संस्कृति और धर्म। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। देखिए, संस्कृति से हमारा मतलब होता है कि एक ऐसा व्यवहार जो समाज में रह के हमने सीखा है, यह हमें जेनेटिकली नहीं प्राप्त हुआ है। समाज के मेंबर के रूप में हमने समाज से इसे सीखा है।
यानी समाज में जो कुछ भी किया जा रहा है और जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वही हमारी संस्कृति है। ब्रानिस्लाव कैस्पर मेलिनोस्की से लेकर के हर्ष कोविड तक बहुत सारे विद्वानों ने इस पर बहुत सारी व्याख्याएं दी हैं, लेकिन एक सर्वमान्य परिभाषा के तौर पे कहा जाता है कि कल्चर इज अ लर्न्ड बिहेवियर विच ट्रांसफर्स वन जनरेशन टू अनदर नॉन हेरिडिटरी। यानी गैर अनुवांशिक तरीके से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाला समाज से सीखा गया व्यवहार ही संस्कृति कहलाता है। तो आप जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं आप वहां के सारे चीजों को सीखते हैं और ये चीज आपके व्यवहार में दिखता है, आपके वस्त्र में दिखता है, आपके रीति रिवाज में दिखता है, आपके खाने पीने के तौर तरीकों पर दिखता है। इन सारे ही चीजों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ साथ धर्म से भी आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। कुछ खास तरह की वेशभूषाओं को देख करके ही आप अनुमान लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति किसी खास धर्म का अनुयायी है, जो बाहरी तौर तरीकों पर आधारित है। लेकिन गहरे अर्थों में आप देखें, जो किसी भी धर्म की जो अपनी फिलॉसफी है वो आपके सोचने के तरीकों को, आपके मान्यताओं को, आपके दृढ़ विश्वास को भी प्रभावित करती हैं। तो उन चीजों को जब आप प्रदर्शित करते हैं तो उसके आधार पर भी आपके व्यक्तित्व को परखा जाता है या आपके व्यक्तित्व के बारे में बात की जाती है। यह भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। अब यह भी इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति और धर्म पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कैसे? तो जैसे मैदानी क्षेत्र में जो रहने वाली संस्कृतियां हैं वो तटीय क्षेत्र में रहने वाली संस्कृतियों से बिल्कुल भिन्न होंगी। जो प्रायद्वीपीय भारत में रहने वाली संस्कृतियां हैं वो हिमालय के तराई में रहने वाली संस्कृतियों से बिल्कुल अलग होंगी। कहीं खेती के लायक अनुकूल परिवेश है तो आप देखेंगे कि वहां पर संयुक्त परिवार का प्रचलन था और वह पितृसत्तात्मक होता था। वहीं हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी कृषि वाला क्षेत्र है तो वहाँ श्रम की अधिकता बहुत ज़्यादा नहीं थी। वह मातृसत्तात्मक परिवार देखने के लिए मिलता है। आप पठारी क्षेत्रों में देखेंगे जहाँ श्रम विभाजन का वैसा रूप देखने को नहीं मिलता जैसा कि उत्तर भारत के मैदान में है, तो वहाँ पर एकल परिवार का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। तो वातावरण आपके पारिवारिक संरचना को प्रभावित कर रही है। इसके साथ साथ यह धर्म की मान्यता को भी प्रभावित करती है। बहुत सारे धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं वो इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होती हैं। जैसे आप इस्लाम के फॉलोअर्स को देखें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सहज ही जान पाएंगे। जैसे नमाज अदा करने से पहले जो वजू बनाया जाता है और उसके सारे तत्वों को अगर आप अवलोकन करें ढंग से तो आप पाएंगे कि पानी के कम से कम खर्च पर ध्यान दिया जाता है। यानी अरेबिक कल्चर को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो आपकी संस्कृति जैसी है वैसी आपकी धार्मिक मान्यताओं पर आपका प्रभाव पड़ रहा है, चूंकि ये सब कुछ वातावरण से प्रभावित हो रहा है। आप एक चीज और देखेंगे कि जैसे हर धर्म में स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नुम या हेवन और हेल, इन सारे चीजों की अवधारणा है। तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपने स्टडी के दौरान पाया। मैंने देखा कि हिंदू धर्म में जो भी नरक की अवधारणा उसमें देखते हैं जनरली किसी व्यक्ति को जलाए जाने, आग में पकाए जाने या गर्म तेल में तलने, इन सारे चीज़ों की व्यवस्था की गई है, इन चीज़ों का प्रबंध है। तो एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में उठी कि देखते हैं अन्य क्षेत्रों पर क्या होता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल करके आया कि जैसे उसके बाद मैंने लामाओं के बारे में यानी तिब्बती टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लामाओं को जो बार बार वार्निंग दी गई है तो उसमें बताया गया कि उन्हें नरक में रखा जाएगा जहाँ पर चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ होगा। अब बहुत गहराई से आप इसको समझिएगा। हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, गर्मी से प्रभावित है, या पठारी क्षेत्र भी विषुवत रेखा के चूंकि और बढ़ता चला गया है तो गर्मी से ज़्यादा प्रभावित हम लोग हो जाते हैं।
तो हमारे लिए नर्क की ऐसी व्यवस्था की गई है जहां पर हर एक चीज गर्मी से परेशान करने वाली हो, और ज्यादा गर्मी। लामाओं को आप देखेंगे वो ठंड से परेशान रहते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनके नर्क में वैसी ही व्यवस्था की गई। यानी हमारे स्वर्ग और नर्क की अवधारणाओं पर भी हमारे पर्यावरणीय दशाओं का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपकी धार्मिक मान्यताएं भी वातावरण से प्रभावित होती हैं, ये उससे अछूती नहीं है। तो इन चीजों का अनिवार्य रूप से आपके सोच पर असर पड़ता है, यानी कुल मिलाकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वातावरण आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद आप देखते हैं शिक्षा। शिक्षा की व्यवस्था हर समाज में अलग अलग ढंग की पाई जाती है। हालांकि अब प्रजातंत्र का दौर है और यहाँ पर एक औपचारिक सरकार का निर्माण होता है, तो सरकार ही अब करिकुलम सेट करती है, लेकिन सरकार जो पाठ्यक्रम निर्धारित करती है वह भी सामाजिक मांग के और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप होता है। एक समय था जब सिलेबस में राष्ट्रवादी भावनाओं का समावेश ज्यादा था। ये वो दौर था जब हमें नई नई आजादी मिली थी। इसके बाद बहुत सारे विकास के चरणों से गुजरना पड़ा, हरित क्रांति का दौर आया। तो उस दौरान पाठ्यक्रम में जो भी सामाजिक उथल पुथल चल रहा था उन चीजों को शामिल किया गया या उससे संबंधित बातों को उसमें समाविष्ट किया गया। फिर एक दौर आया जब कंप्यूटर काफी ज्यादा हावी हुआ या तकनीकी विकास का दौर था, तो इन चीजों को करिकुलम में शामिल करने की आवश्यकता हुई और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन चीजों को समाहित किया गया। वर्तमान दौर में रोजगार समाज की बहुत बड़ी मांग है, तो रोजगार परक शिक्षा पर हमारा जोर है, वैसे ही करिकुलम सेट किए जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि समाज की जरूरतों के हिसाब से हमारी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है और सामाजिक मानकों के अनुरूप शिक्षा के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हमारी सामाजिक मान्यता ये कहती है कि गुरु में भगवान का वास होता है, उसे भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि प्रायः भारतीय समाज में गुरु का काफी रिस्पेक्ट किया जाता है। अनुशासन की बात अगर करें तो यहाँ माना जाता है कि गुरु का एक एक शब्द अपने आप में आदेश है। तो गुरु अगर किसी से कोई आदेश देता है, गुरु कोई आदेश अगर किसी छात्र को देता है तो यथासंभव प्रयास करते हैं कि उसे पूर्ण कर दे। तो ये सब कुछ हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं वो हमारी शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर रही हैं। और अंत में जो हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है संचार माध्यम और मनोरंजन या मनोरंजन के साधन। तो ये भी हमारे व्यक्तित्व पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। देखिए, माना जाता है कि जितने भी संचार के माध्यम है उससे एक व्यक्ति दूसरे के साथ जुड़ता है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है या सोशल मीडिया हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, यानी अखबार, मैगजीन, सीरियल्स, न्यूज चैनल्स। सोशल मीडिया में जो तरह तरह के न्यूज के साइट्स हैं ये सब कुछ इसके अंदर शामिल की जाती है। इसमें किनके बारे में सूचनाएं होती हैं? प्रायः हमारे समाज के बारे में सूचनाएं होती हैं और हम जो कुछ भी करते हैं वही खबर बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं इसे दूसरे व्यक्ति जान रहे हैं, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है इसे हम जान रहे हैं। ये जो परस्पर लेन देन की प्रक्रिया चल रही है इससे चेतन रूप में या अचेतन रूप में, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं या हमारी मानसिकता पर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। आप किन चीजों का चयन कर रहे हैं, किन चीजों को पसंद कर रहे हैं, किन चीजों को अपना समर्थन दे रहे हैं, इससे आपकी एक विचारधारा निर्मित होती है, आपका एक दृष्टिकोण निर्मित होता है जो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। आप खाने के अलग अलग क्षेत्रों के तरीकों को देखते हैं, उससे भी सीखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अपने बिहार झारखंड का एक पारंपरिक खाद्य था लिट्टी चोखा, अब वो इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है और हमारे यहाँ गली मोहल्लों में भी चाइनीज फूड स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, चाइनीज मोमोज पसंद किए जाते हैं। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये संचार माध्यम निभा रहे हैं।
कपड़े पहनने के तौर तरीकों को आप देखें, कोई चीज़ जब लेटेस्ट फैशन में होता है तो हम लोग उसका इमिटेशन करते हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम जिस माध्यम पर आश्रित हैं या जिन माध्यम से हमें इसकी सूचना मिलती है वो जनसंचार के माध्यम है। इसके बाद मनोरंजन के साधनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, इसमें मैं मुख्य रूप से फिल्म और धारावाहिक सीरियल्स को शामिल करना चाहूँगा। जैसी आपकी सामाजिक मान्यताएं होती हैं वैसी ही मूवी बनाई जाती है, या समाज के द्वारा जिन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है या जिसका डिमांड होता है वैसी ही चीज़ों को पेश किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रस्तुत सामग्री बड़े पैमाने पर जनमानस को प्रभावित करती है। आप देखें, किसी खास मूवी का असर अब तक भारतीय जनमानस पर देखा जाता है, उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। यानी कई बार फिल्मों ने, सीरियल्स ने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया, उनके व्यक्तित्व पर अपनी छाप छोड़ी। और बहुत बार आप देखते हैं कि इन मनोरंजन के साधनों पर समाज का जबरदस्त प्रभाव देखा गया। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही विख्यात मूवी है, आई होप कि आप सबने देखी होगी, वो है शोले। शोले में अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है उसे लास्ट में मरना होता है। तो जब बाद में रमेश सिब्बी महोदय से पूछा गया, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि कितना अच्छा जय वीरू का जोड़ी था, इसमें से आपने ऐसा स्क्रिप्ट क्यों तैयार किया जिसमें जय को मरना पड़ा, यानी अमिताभ बच्चन के किरदार को मरना पड़ा। तो उन्होंने बताया कि उस समय में हमारे बहुत बड़े जो दर्शक वर्ग थे उसमें विडो रीमैरेज, विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था। हम उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सामाजिक मान्यताओं का कितना बड़ा प्रभाव मनोरंजन के साधनों पर पड़ता है, और मनोरंजन के साधनों का कंटेंट हमारी सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप या उसी के हिसाब से सेट किए जाते हैं। तो ये एक अनौपचारिक वीडियो था जिसमें हमने प्रयास किया आपको इस बात को बताने का कि पर्यावरण का प्रभाव हमारे समाज पर क्या पड़ता है और समाज का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर किस प्रकार पड़ता है। कुल मिलाकर व्यक्तित्व के निर्धारण में समाज की क्या भूमिका है और इसके साथ साथ पर्यावरणीय कारक किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, हमने इस पर डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। हालांकि ये अनौपचारिक था, लेकिन ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो अब आप आगे के लिए भी बिल्कुल सतर्क रहें। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए या उसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता महसूस करें तो मुझे दोबारा खुशी होगी अगर आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। मैं सतत प्रयासरत रहूँगा कि इन चीज़ों को क्लियर करते चलें। तो मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि वर्तमान जारी लॉकडाउन को 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कृपया घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने शिक्षक प्रशिक्षण के साथ जुड़े रहें और इस क्रम में हमारे वीडियो को देखते रहें। अन्य स्रोतों से, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सूचनाओं को कलेक्ट करते रहें। आप बोर नहीं होंगे और कृपया कुछ दिनों के लिए और धैर्य धारण करके रहें। धन्यवाद।